let's call the CLP leader, ex-CM, everybody, and then let's do it. Thank you. Thank you. Bye. I am actually in the middle of a press conference. Let me call you. Tell me. I hope you don't have dengue. Please get yourself tested. It's a very, very severe thing that's happening. So maybe you have dengue. You just get yourself checked. It's very important. And we'll. Okay. No. You relax. I'll call you. Okay. Thank you. सॉरी भाई साहब, आपको सुबह सुबह सबको मैंने आप ट्रबल्ड यू अ लॉट टुडे. नॉर्मली दिस इज नॉट ए गुड. सर आप यू आर वे टू काइंड टू एन ओल्ड मैन. मैं तो सिर्फ यही कहूँगा अपने भाई के साथ. मैं ये आपको सिर्फ मेल पे भेज रहा हूँ क्योंकि कागजात बहुत ज़्यादा हैं. तो एक चेयर दे दे बेटा उधर. Can we start, sir? नमस्कार साथियों. सबसे पहले तो 55 साल के हरियाणा को, हरियाणा वासियों को, सब देशवासियों को, खास तौर से प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की ढेरों शुभकामनाएं. हमारी सरलता, सादगी और साफगोई यही हरियाणवियों की पहचान है और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि प्रगति के पथ पर सदैव हरियाणा बढ़ता रहे. आज जब हरियाणा 55 साल का हो गया है तो 55 साल में सबसे घोर युवा विरोधी सरकार भाजपा जजप्पा सरकार आज सत्ता में है. खट्टर सरकार और हरियाणा भर्ती सेल काउंटर यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर हरियाणा के युवाओं के गुण, उनकी काबिलियत और क्षमता का भद्दा मजाक उड़ाया है. मैं बगैर किसी भूमिका के 3 बातें आपके समक्ष रखूंगा. हरियाणा में पेपर में लाखों रुपया खर्च कर खर्ची और पास होने की पर्ची, ये अब तरीका बन गया है. 30 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके. उसके बाद एक और नायाब तरीका निकाला गया कि OMR शीट ही खाली छोड़ दो ताकि पेपर माफिया के साथ मिलकर उसे बाद में भरा जा सके. और अब एक तीसरा तरीका निकाल लिया गया है. हरियाणा के 8,39,000 नौजवान इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो इस समय पुलिस कांस्टेबल पुरुष के पेपर दे रहे हैं. 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर. कल पहले सुबह और इवनिंग के शिफ्ट में पेपर हुए. उनमें पहले तो 4 और 4 यानी 8 पेपर पूछे गए. भैया एक पद, एक परीक्षा पर पेपर 8, और मैं उन 8 के 8 पेपर्स की प्रतिलिपियां आपको भेज रहा हूं. अब उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब बात यह है, मैं उस पेपर के कुछ सवाल आपको पढ़कर बताऊंगा और जरूर आज मुख्यमंत्री खट्टर साहब, उनके DGP साहब, उनके IG साहब और पूरे मंत्रिमंडल से पूछिएगा या आप भी कोशिश करिए कि जो इस सवालों का जवाब देगा मैं 100 रुपए का चेक दूंगा उसे. सवाल क्या है? बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं? पश्चिमी चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, पूर्वी चक्रवात, समशीतोष्ण चक्रवात.
एक और सवाल देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। प्रति सेकंड रिचार्ज होने वाले पिक्सल की संख्या क्या है ताकि उनकी चमक बनी रहे? ए रिफ्रेश दर, बी नियोजन, सी पिक्सल दर, बी बिट गहनता। तीसरा सवाल देखिए, कैटला फिशेज आर ए सरफेस फीडर्स, बी बॉटम फीडर्स, सी फीड एट ऑल लेवल्स, डी मिडल फीडर्स। माफ कीजिए, कहीं आप चौंक जाएं, मैं डीजीपी या एफबीआई इंटरपोल के लिए नहीं, ये हरियाणा पुलिस पुरुष कांस्टेबल की परीक्षा है। चौथा सवाल देखिए, कैंथ्रोफिली क्या है? ए चमगादड़ द्वारा परागण, बी भृंग द्वारा परागण, सी घोंगे द्वारा परागण, डी पक्षियों द्वारा परागण। एक और सवाल देखिए, शरीर में छिद्रों और वॉल्स में कैनाल मौजूद हैं। ए अमेलिडा, बी एनेलिडा, सी पोरीफेरा, डी थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, शायद आप समझ सकें, कैटनोफेरा। ये 12वीं कक्षा के पुलिस परीक्षा। एक सवाल और देख लीजिए, द कॉलकोज, अगर मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन सही, थोड़ा अंग्रेजी में कई बार हाथ तंग होता है हरियाणा के लोगों का। द कॉलकोज इज ए कलेक्टिव फार्मिंग मॉडल इंट्रोड्यूस्ड इन ए चाइना, बी क्यूबा, सी रशिया, फोर यूएसए। हमने सोचा पेपर तो हरियाणा में हो रहा है। एक सवाल और देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स एक अत्यंत उच्च गति निम्न लागत प्रक्रिया है जो कंप्यूटर जनित सूचना को प्रत्यक्षतः कंप्यूटर टेप या कार्ट्रिज से एक छोटे माइक्रोफिल्म मीडिया से अभिलेखित करती है। मुझे तो पढ़ने में ही बड़ी दिक्कत हो रही है। ए कैरेक्टर आउटपुट माइक्रोफिल्म, बी कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, सी कैरेक्टर ओरिएंटेड माइक्रोफिल्म, डी कंप्यूटर ओरिएंटेड माइक्रोफिल्म। एक और सवाल देखिए, मेंढक में रेड ब्लड सेल, मेंढक में रेड ब्लड सेल होते हैं। ए केंद्रक, बी ट्राइफिड, सी थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है समूलोच्छेदक, डी बाइफाइड। ये एक पेपर है और मैं आपका समय नहीं लूंगा, परंतु लगभग जो जितने भी पेपर हैं उनके अगर आप सवाल देखें तो उनके सवालों का तरीका लगभग एक ही तरह का है, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एक और देख लीजिए, हाँ मैं दूंगा। एक और पेपर का सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स तो आपने पता ही है आप हम सबको, द ओनर्स ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन ए सोसाइटी आर कॉल्ड ए, बी बोर्जियो, सी वॉसल्स, डी नन ऑफ द अबव। एक सवाल और, फिर मैं आपको मेरी बात कहूंगा। एक सवाल और देख लीजिए, यदि मादा जनक उभयलिंगी फूल धारण करती है तो फूलों की कली के खिलने से पहले ही फॉरसेफस का उपयोग करके पराग कोशों से पराग केसर को हटाना जरूरी है। इस क्रिया को इमासिक्यूलेशन या बैंगिंग या कृत्रिम हाइब्रिडाइजेशन या ग्लाइकोबासिलाइजेशन क्या कहा जाता है? ये सब सवाल हैं खट्टर साहब ने जो पूछे हैं कल। ये कांस्टेबल पुरुष की परीक्षा है, कहीं एफबीआई इंटरपोल ना समझ लें गलती से। और हरियाणा में हो रही है, कहीं आप समझें कि ये अमेरिका में या रशिया में हो रही है, वहां नहीं हो रही। साथियों, मैं केवल आपको बड़े सादे 3 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं।
पहला, परीक्षा 1, पद 1, आप एक ही दिन में 8 पेपर कैसे दे रहे हैं? और 8 पेपर अगर आप देंगे, जिनकी कॉपियां मैं आपको भेज रहा हूं, जो अभ्यर्थियों ने, परीक्षार्थियों ने मुझे भेजी हैं, तो उनके आधार पर उनकी योग्यता की जांच कैसे होगी? दूसरा सवाल, भर्ती पुलिस कांस्टेबल के सवाल ऐसे हैं कि ना सीएम जवाब दे सके, ना डीजीपी, ना आईपीएस, ना आईजी, ना एडिशनल डीजीपी। एचएसएससी ने साफ लिखा है अपने इश्तिहार में, और उसकी कॉपी भी मैं आपको भेज रहा हूं, कि सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जो 12वीं के योग्य हों, पढ़ा लिखा आदमी जिनका जवाब दे सके और 12वीं कक्षा के हों। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने बाकायदा लिख के ये शर्त रखी है, और मैं उसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। पर अगर आप इन 8 पेपरों को दें, तो हरियाणा के युवाओं की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब और उनके मंत्रिमंडल को मेरी चुनौती है कि आप इन 8 पेपरों में से किसी पेपर में भी 30% सवालों का जवाब देकर दिखा दें, तो फिर हरियाणा के युवा जो आप कहेंगे वो स्वीकार कर लेंगे। हरियाणा के सम्मानित डीजीपी और उनके आईजीज को मेरा निमंत्रण है कि पत्रकार इन्विजिलेटर बन जाएं और आपकी देखरेख में बगैर नकल मारे इनमें से 30 पैसे सवालों का जवाब देकर दिखा दें। तो जिन सवालों का जवाब ना मंत्रिमंडल पूरा मिलकर दे सकता, ना मुख्यमंत्री दे सकते, ना डीजीपी और आईपीएस अधिकारी दे सकते, वो हरियाणा के 10 लाख युवा, 8,39,000 युवा इन पेपरों में बैठ रहे हैं, वो कैसे दे पाएंगे? क्या ये एक भद्दा मजाक नहीं? तीसरी बात, 31 तारीख को यानी कल 8,39,000 में से लगभग 2.5 लाख बच्चे बैठे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। अगर आप 8 पेपर पूछेंगे तो 200 बच्चों को एक पेपर गया, 50,000 बच्चों को एक और पेपर गया, 5,000 बच्चों को एक और पेपर गया, 5,000 बच्चों को एक और पेपर गया। इनकी इक्वलाइजेशन कैसे होगी? फिर आप मेरा और आपका और आपका और आपका, उन सारे बच्चों का इकट्ठे मापदंड करके योग्यता को निर्धारित कैसे करेंगे? एक परीक्षा 1 पद यूपीएससी भी अगर करता है तो मॉर्निंग इवनिंग में वो ज्यादा से ज्यादा 2 पेपर पूछ लेता है और उनका इक्वलाइजेशन क्राइटेरिया होता है। पर यहां तो आप अमेरिका, रशिया, एफबीआई, इंटरपोल, पीएचडी बोटनी, पीएचडी जोलॉजी, पीएचडी सोशियोलॉजी, इनके सवाल पूछ रहे हैं। इनकी इक्वलाइजेशन कैसे होगी? अगर नहीं होगी तो योग्यता का मापदंड क्या होगा? और चौथा, इन सारे पेपर्स में एक बात यूनिक है और कॉमन है, इनमें हरियाणा से कोई सवाल नहीं है। आप ये पेपर जो भेज रहा हूं आप देखेंगे, हरियाणा से जुड़े 95 में से 1 या 2 सवाल ही। और दूसरी बात और क्या है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विषय क्या होना चाहिए साथियों? हरियाणा का सामान्य ज्ञान, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, हरियाणा की भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक वास्तु स्थिति, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड से जुड़े सवाल, संविधान में मौलिक अधिकारों से जुड़े सवाल, मानव अधिकारों से जुड़े सवाल, मानवीय दृष्टिकोण और सामाजिक समरसता से जुड़े सवाल। ये क्राइटेरिया होगा ना, कोई भी आपको ये बता सकता है। परंतु 8 ये पेपर, इनको देखकर साफ है कि सवाल इन सारे विषयों को छोड़कर सवाल हैं एमए और पीएचडी बॉटनी के, एमए और पीएचडी सोशियोलॉजी के, जियोलॉजी के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, अंतर्राष्ट्रीय जनरल नॉलेज के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के, एमएससी मैथमेटिक्स के, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सवाल बड़ा सीधा है कि आप पिछली बार जब आपने पेपर दिया तो आप एसआई के लिए डंगरों के सवाल पूछ रहे थे, आपको मैंने वो भी पढ़ के सुनाए थे कि भैंस का कृत्रिम गर्भधान कैसे होगा,
ये सब इंस्पेक्टर से पूछा जा रहा था, या कौन से किस्म की भैंस के सींग किस रंग के होते हैं, या उनकी शक्ल कैसी होगी। अब आप पूछ रहे हैं एफबीआई और इंटरपोल की भर्ती के। तो साफ है कि खट्टर साहब की सरकार 55 सालों में सबसे युवा विरोधी सरकार है, और यह हरियाणा के युवाओं की दक्षता, उनके गुण, उनकी काबिलियत का भद्दा मजाक उड़ा रही है। यह एक षड्यंत्रकारी तरीका है ताकि सारे बच्चे फेल हो जाएं। जिन्हें आपको पास करना है उनकी ओएमआर शीट खाली रखिएगा, उसमें आप टिक करवा दीजिएगा। आप ही ने ये बात खबर चलाई है पिछले 3 महीने में, ये तो आपको मालूम चल गई कि 700 से अधिक 62 कैटेगरी में ओएमआर शीट खाली मिली। क्यों? ऐसे सवाल पूछेंगे तो जिसे पास करना है वो खाली छोड़ाएगा, बाद में आप उसे टिक करते रहिएगा। ये एक षड्यंत्र है। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि आज जब हरियाणा 55 साल का हो गया है तो हरियाणा के युवाओं से ऐसा क्रूर, ऐसा जुल्म और ऐसा अपराध उनके साथ किया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी आज जिम्मेवारी लें। वो एक सम्मानित बुजुर्ग हैं हमारे, उन्हें आगे बढ़कर जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और ऐसे कर्मचारी चयन आयोग को जो बेवकूफाना, बेतुकी भरे, जो विषय से ना जुड़े हुए, कभी डंगरों से जुड़े हुए और कभी एमएससी बोटनी से जुड़े हुए, जियोलॉजी और सोशियोलॉजी से जुड़े हुए, अमेरिका, रशिया, इंटरपोल, डब्ल्यूटीओ से जुड़े हुए, ऐसे सवाल अगर आप पुलिस कांस्टेबल से पूछेंगे तो फिर किस प्रकार से बच्चों का गुण और दोष, उसकी जांच हो पाएगी। हमारी ये मांग है कि ऐसे कमीशन को बर्खास्त ही कर दिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। So you think the only motive of asking such irrelevant questions to the paper being people being tested for is actually to make these recruiters to backdoor of their own chosen candidates? Absolutely. The modus operandi now in Haryana is threefold. 30 papers have leaked in last 7 years. Not a single person has been convicted. Not a single connection of those paper leak mafia to those sitting in the citadels of power have been exposed. Once we repeatedly, and you journalist friends repeatedly, pointed out the repeated leak of papers and sale of papers by paper leak mafia, a second modus operandi was adopted, and that was tell the favorites to leave the OMR sheets blank or give extra OMR sheets so that in the same examination hall, after the paper is over, some people can then tick those OMR sheets. We exposed that during SI recruitment. And may I point out to you that those 3 centers of the sub-inspector male that I had pointed out, government proceeded to cancel the exams. 550 of those students that were retested, 43 of them have become SIs in the final list. How? The reason was obvious. Every 12th person who was given a second chance has been now selected as an SI. Now the third modus operandi is being adopted. Ask questions of a nature that have no connection to either the exam or the capacity or the capability of the child. Tell me, can any one of you answer any one of these questions? Forget about it. You are among the most literate, most capable, most aware people in this state. Can anybody who's watching this program, can anybody answer this question? Can the Chief Minister of Haryana answer this question? Can the Director General of Police answer these questions? Can any IPS officer answer these questions? The modus operandi is clear. It's a cruel joke being played by a fraudulent government attempting to dupe people of Haryana and youth of Haryana.
ये आउट ऑफ कोर्स जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो आप मांग करते हैं कि इनको रद्द करके नहीं करवाए जाए पेपर के साथ? आदरणीय मित्र, इनमें से एक प्रश्न का सवाल भी मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से। आप होंगे इन्विजिलेटर, जो पत्रकार मित्र हैं, मुख्यमंत्री जी, उनका मंत्रिमंडल, वो बैठ जाए, आप उनको यही पेपर दे दीजिए। अगर वो इनमें से 30% सवालों का जवाब दे दें तो मैं मेरे सारे चार्जेस वापस लेता हूं, पर आपकी दक्षता में, आपकी देखरेख में सवाल हों, ताकि वो बाद में ओएमआर शीट टिक ना करवा लें। क्या हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हरियाणा का कोई आईपीएस ऑफिसर, आपका कोई पत्रकार या एडिटर इन सवालों का जवाब दे सकता है? मैं एक सवाल आपको फिर पढ़कर सुनाता हूं। आप क्या इस प्रकार के सवाल पूछकर, इफ द फीमेल पेरेंट बेयर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, removal of anthers from the flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is necessary. This step is referred to as emasculation, bagging, artificial hybridization, globalization. I can't pronounce the word. क्या आप में से किसी ने कोई ऐसा सवाल कभी सुना भी है? सो आई चैलेंज द चीफ मिनिस्टर, मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री जी को, पूरा मंत्रिमंडल बैठ जाए और आप इन्विजिलेटर बन जाएं। हरियाणा के लोगों का बेवकूफ बनाने का यह एक नायाब तरीका हरियाणा भर्ती सेल काउंटर, उसलिए मैंने उसका नाम रखा हुआ है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने किया। और ऐसे कमीशन को बर्खास्त कर नए सिरे से इस पूरी प्रक्रिया को देखने की आवश्यकता है। आदरणीय मित्र, ये कई बार ऐसा होता है कि आप एक से अधिक पेपर लेते हैं, पर मैं आपको, जितना मुझे तजर्बा है यूपीएससी का, मैं आपको उसके हिसाब से बताता हूं। पेपर वही रहेगा, सवालों की क्रम संख्या आगे पीछे होती रहेगी। यानी आपने इनको जो सवाल 1 नंबर है वो मुझे 5 नंबर हो जाएगा, मुझे जो 5 नंबर है वो आपको 50 नंबर हो जाएगा, ताकि जब आप टिक कर रहे हैं तो आगे पीछे कोई नकल ना मार सके। परंतु 8 अलग अलग पेपर अगर आप एक दिन में पूछेंगे, ये मेरे को नहीं मालूम, ये मेरे को सब बच्चे जो हैं हमारे युवा, वो मुझे भेजते, उन्होंने एक एक करके भेजे, तो पता चला कि 4 पेपर अलग अलग सुबह हुए, 4 अलग अलग शाम को हुए। इनको आप इक्वलाइज कैसे करेंगे? आप एक बार, इतने सारे चैनल यहां हैं, आप मुझे बताइए, इन अलग अलग चैनल से अगर हम अलग अलग सवाल पूछें तो वो एक जवाब कैसे दे पाएंगे, और उनका इकट्ठा मापदंड क्या होगा? ये बात है। आप कुछ पूछ रहे हैं? इसमें ना जो आपने लिखा है 10+2 हरियाणा बोर्ड लिखा है, जी नहीं लिखा। जी बिल्कुल, आपकी बात वाजिब है, मैं ये बोलना चाहिए। उन्होंने इसी में ये लिखा है कि 4 दिन पहले 25 तारीख को सर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इक्वलेंसी कैसे होगी। अब पहले तो क्या था, एक शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर एक ही होता था और वो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो जाते थे, लेकिन एक ही शिफ्ट में 4, फिर एक ही शिफ्ट में 4, फिर 3 दिन में 12 पेपर लगभग हो जाएंगे। 12 पेपर जी, 12 पेपर का नॉर्मलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा ही कठिन लग रहा है साहब। इन 8 पेपरों का नॉर्मलाइजेशन कोई नहीं कर सकता। मैं केवल एक दिन का, आज वो क्या करेंगे आज मालूम चलेगा, परंतु कल 31 तारीख को उन्होंने 8 पेपर दिए। मैं चुनौती देता हूं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को बिठा लीजिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को बिठा लीजिए, उनसे ऊपर तो कोई नहीं है, हिंदुस्तान का चयन आयोग है, वो भी इसकी नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते। इट इज एन इम्पॉसिबिलिटी। और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा में 10वीं और 12वीं, मैंने भी, माफ कीजिए, मैंने भी 10वीं और 12वीं हरियाणा बोर्ड से की है। मैं 100 रुपये का चेक देता हूं हर उस मंत्री और मुख्यमंत्री को जो यहां सवाल, इनमें से 30 पैसे सवालों का जवाब दे दे।
तो बच्चे कहां से देंगे? राकेश जी। जी, क्या सुझाव आपके हैं ताकि ये सारा बेरोजगारों की तादाद जो है बढ़ती जा रही है? 5500 पदों के लिए लगभग 8.5 लाख बच्चे सामने आए। अगर आप 8.5 लाख को 5 से भी गुना कर दें, क्योंकि एक परिवार में 5 सदस्य तो और भी होंगे, तो 2.5 करोड़ हरियाणवियों में से 60 लाख लोग प्रभावित हैं। 50 से 60 लाख लोग। मैंने जब मुबारकबाद दी हरियाणा दिवस की तो 3 शब्दों का इस्तेमाल किया: सरलता, सादगी, साफ गोई। अगर ये 3 चीजें खट्टर सरकार अपना ले तो ये पेपर का चक्कर अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ ही बेईमानी है। वो हरियाणा के बच्चों की प्रतिभा, गुण, दक्षता, काबिलियत का टेस्ट नहीं कर रहे। यहां पेपर लीक माफिया हावी है। क्या यह 10वीं या 12वीं का पेपर हो सकता है? मैंने आपको बाकायदा वो उनके द्वारा एडवर्टाइज की गई कंडीशन भेजी है। हरियाणा बोर्ड का क्या यह पेपर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसके मायने क्या हैं? आप 10 लाख बच्चों से क्यों मजाक उड़ा रहे हैं और उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? और पिछली बार जब मैंने आपके सामने कागज प्रस्तुत किए तो क्या यह सही नहीं कि उन्होंने आंसर की वापस ली? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट 3 दिन तक बंद रखी, तीनों सेंटर के पेपर कैंसिल किए, पूरा पेपर कैंसिल करने की बजाय, और उन 3 सेंटर से फिर 43 लोग भर्ती भी हो गए। क्यों? क्या अब आप पेपर कैंसिल करने की मांग करते हैं? दूसरा, अगर न्यूज के साथ ये अन्याय हो रहा है, बेरोजगार है वो, अगला कदम आपका क्या होगा? क्या कोई आप कानूनी एक्शन? आदरणीय साथी, आज आपके माध्यम से हरियाणा की जनता के सामने सबसे पहले तो मैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न रखना चाहता था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आज आपसे मुखातिब होंगे। मेरी ये राय है, ये पेपर अब आपके पास हैं। आप और सवाल तो जरूर पूछिएगा, पर वो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़ी विनम्रता से इनमें से भी 1-2 सवाल कहना, साहब जवाब देना इनमें का कोई बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द पर्सन सिटिंग अपोजिट ईच अदर? MV, RV, TV, UR? उनसे पूछिएगा कि हम आमने सामने बैठे, इनमें से कोई सवाल का जवाब दे दें। हमारा यह कहना है कि इन पेपर की प्रासंगिकता क्या रह गई? हाउ आर दे रेलिवेंट नाउ? दे हैव बिकम इररेलेवेंट। आप टेस्ट नहीं कर रहे बच्चों को, आप तो उनका मजाक उड़ा रहे हो, और जिसे भर्ती करना है उसकी OMR शीट टिक करवा के आप भर्ती कर लेंगे। और मैंने ये दिखाया था पिछली बार SI के पेपर में कि एडिशनल OMR शीट हर सेंटर में थी। कैसे? यानी मैंने एक OMR शीट की, वो मेरी सही नहीं है, बाद में जब सब चले गए मेरी दूसरी OMR शीट टिक करवा ली आपने। OMR शीट बच्चों से फालतू कैसे दी जा सकती? दैट इटसेल्फ इज ए फ्रॉड। सॉरी, मैं एक अभी आता हूं जी। देखिए, मेरा बड़ा सीधा कहना है, हरियाणा में पुलिस पुरुष कांस्टेबल के लिए हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की 12वीं कक्षा के लेवल का पेपर पूछा जाना चाहिए। और उसके कुछ विषय मैं एक आम नागरिक के तौर पर आपको बता सकता हूं। उसमें यह नहीं है कि हरियाणा का कोई सवाल ही मत पूछो। हरियाणा का सामान्य ज्ञान, हरियाणा की भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थिति, इंडियन पीनल कोड से जुड़े कुछ प्रश्न, संविधान में जो मानव अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं उनसे जुड़े सवाल, मानवता से लोगों से कैसे पेश आना है उस व्यवहार का से जुड़े कोई सवाल, ये हो सकते हैं, और कुछ जनरल नॉलेज से जुड़े सवाल। इस आधार पर नया पेपर
करवाया जाना चाहिए, बजाय बच्चों का मजाक उड़ाने के। हमारी ये मांग है। मुख्यमंत्री जी आज जवाब देंगे, उसके बाद अगली कार्रवाई हम करेंगे। Sir, I have a different question. यस प्लीज। Death anniversary of Indira Gandhi was not remembered by the Punjab government, and Sri Lasar he has tweeted saying that why we have forgotten this day, and he had targeted the Chief Minister of Delhi also, and the same thing has happened in Haryana also. Shailja hasn't remembered that day. How do you see this whole event? Can I say one thing very respectfully to you? Yesterday was death anniversary of one of the most pioneering leading ladies who was a proud Indian, and all of us are proud of her as Prime Minister. All of us remembered her. Also, it was the birth anniversary of Loh Purush Sardar Vallabhbhai Patel ji. All of us remembered him. If one individual has not tweeted about it, I don't think so we should make an issue out of it. But in the Congress office in Haryana, I know for a fact कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और इंदिरा जी दोनों की तस्वीर लगाकर बाकायदा माल्यार्पण भी हुआ। अनेकों जिलों में कांग्रेस के लोगों ने इंदिरा जी और इसी प्रकार से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में बहुत सारे कार्यक्रम किए, और कई जगह जहां जहां इंदिरा जी और पटेल साहब की प्रतिमाएं हैं वहां जाकर भी हमने अपनी श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में खुद राहुल जी और कांग्रेस के सब नेता, उन्होंने भी अपने श्रद्धा सुमन दिए। मुझे लगता है कि इतने दो बड़े महापुरुषों को अगर किसी व्यक्ति से कोई ट्वीट छूट गया है तो हमें उस पर कोई बहुत ज़्यादा उसको मुद्दा नहीं बनाने की आवश्यकता, क्योंकि इंदिरा जी भी लौह पुरुष थी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तो उनके बुजुर्ग थे ही, वो दोनों इस देश की आत्मा में बसते हैं। Sir, one more question. Pakistan is trying to create news propaganda. They are trying to divide that Khalistan here. So how do you see that? Because a lot of people they are trying to connect with 84 voice. Pakistan's evil designs will never succeed. It's a banana republic. It's not a country. It's a country dominated by terrorists, ruled by those who have no sense of democracy. I'll come to you. And it's a country that protects terrorism and exports terrorism. And that's why they have demolished in many ways their own economy and life of their people. Sir. सर, केंद्रीय मंत्री शेखावत साहब ने एक ट्वीट किया है कल, उनका ये कहना है कि पंजाब में कई इंस्टीट्यूट में जब भारत पाकिस्तान मैच हुआ तो पूरी स्टूडेंट्स ने सेलिब्रेट कर दिया था पाकिस्तान के पक्ष में, तो वहाँ पे मार्केट रूम कई जगह पे वाद विवाद भी हुआ। और ऐसे में बठिंडा में एक इंस्टीट्यूट में जो बिहार और यूपी के छात्र हैं जिन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में जो नारे लगे उनका विरोध किया, तो उनको ही हॉस्टल से निकाला जा रहा है, जबकि कश्मीरी स्टूडेंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और वो कह रहे हैं कि चंदी सरकार इस पर चुप बैठी है, कांग्रेस चुप है। शेखावत साहब के बारे में एक बात मशहूर है, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वही कर रहे हैं। आज मुद्दा क्या है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में 3 काले कानून कब खत्म करोगे? 1000 से ज्यादा किसान कुर्बानी दे चुके, आपने रास्ते खुदवाकर नश्तर गड़वा दिए। शेखावत साहब को यह मालूम है कि भाजपा का कोई जनाधार बचा नहीं, इसलिए वो उल जलूल बयानबाजी कर किसी तरह से खबरों में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि आजकल वो पंजाब के प्रभारी हैं। मेरा आपसे ये विनम्र अनुरोध है, मैं उनका सम्मान करता हूं, उम्र में मुझसे शायद बड़े हैं, बड़े भाई के तौर पर उन्हें राजनीतिक संतुलन छपास के लिए इतना नहीं खोना चाहिए कि वो मार्ग ही बिल्कुल भूल जाएं। सर, इसी में ऐड एक सवाल है सर, जो इंस्टीट्यूट है बठिंडा का, उसने बकायदा सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं जिसमें जो लड़के जिनको हॉस्टल से निकाला गया है वो डंडे रोड लेकर टहलते हुए दिख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कुछ लोगों को। हालांकि वो मैच के दिन का ये 24 तारीख का सीसीटीवी फुटेज है,
लेकिन अगर इस नाम पर इस तरह से उपद्रव कर रहा है उसमें, तो जो बनती कार्रवाई अगर वो की है तो उसको इस तरह से एक धार्मिक उससे जोड़ देना, इस तरह का रंग देना। मेरा ये मानना है, हिंसा का भारत की सभ्यता में, भारत की संस्कृति में कोई स्थान नहीं। वो हिंसा हिंदू के खिलाफ हो, वो हिंसा सिख के खिलाफ हो, वो हिंसा मुसलमान के खिलाफ हो, वो हिंसा ईसाई के खिलाफ हो, वो हिंसा दलित पिछड़ों के खिलाफ हो। और अगर कोई कानून अपने हाथ में ले और उपद्रव करे तो जो भी अथॉरिटी है उसे सही कार्रवाई करने का अधिकार है कानून में, और यह होना चाहिए। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और उनके सब चेले चांटे सुबह से शाम तक इस देश में बंटवारे और नफरत की राजनीति के बीज बोते रहते हैं, ताकि लोगों का ध्यान इस पर ना जाए कि पेट्रोल की कीमत 110 रुपया लीटर क्यों हो गई, सिलेंडर 1000 रुपये का क्यों हो गया, डीजल डब्बा वाली में 100 रुपया लीटर का शतक पार करके और बाकी हरियाणा में क्यों पार करने वाला है, खाने का तेल 200 रुपया लीटर क्यों है। आप और मैं और इस देश के और आपके सब दर्शक और पाठक कार जब निकालते हैं बाहर तो वो सोचते हैं कि आज कितने पैसे का पेट्रोल और डीजल डलवाना है। स्कूटर मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो गया, लोगों का त्योहार के मौसम में जिंदा रहना मुश्किल हो गया। तो इसलिए हिंदू मुसलमान का बंटवारा करो और लोगों का ध्यान बांटो बस। Because I think there is another press conference, so I'll have to wind up. But okay. Sir, Delhi University Vice Chancellor decided to name upcoming colleges and centers of the Veer Savarkar and BJP leader Ushma Kamal. How do you see this development? My humble request is only one: we need to concentrate upon teaching our children. Enough. You can name after anybody you want. That's not the issue. The issue is that the standard of education in this country has fallen to an abysmal level. I have data, I'll share it with you. I don't want to sidestep this press conference. पिछले 1.5 साल का सर्वे ये कहता है कि 68% बच्चे जो पास हुए हैं उनको पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही है। तो हमने पास तो कर दिए हमारे बच्चे कोरोना के समय में, पर क्या हम उन्हें शिक्षा, ज्ञान और साक्षरता दे रहे हैं? तो हर शिक्षाविद को बजाय दिल्ली दरबार में